Are you all ready for today's class? सभी लोग प्रेजेंट हैं या फिर जस्ट यू जस्ट ओपनिंग द मीटिंग और नॉट? सभी लोग कैमरास ऑन कर लो so that I can see you that you are here. Good evening. ओके, तो अभी तक हम लोगों का चैप्टर चल रहा था दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द परप्यूरियम। उसी में हमने कवर किया था कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। और अभी हमारा कुछ छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं इन द सेम चैप्टर विच आई एम गोइंग टू शेयर। देखती हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस आफ्टर लेबर। एक और एंटिटी होती है दैट इज इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। ओके, अभी मेरे को सभी लोग ये बता दो, हमने अभी तक कॉम्प्लिकेशन ऑफ परप्यूरियम में क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ परप्यूरियम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। कौन बताएगा, जल्दी बोलो। तबस्सुम, आपने ज्वाइन किया हुआ था पहले से? कॉम्प्लिकेशन ऑफ परप्यूरियम पढ़ा है? मैम कल ही मेरा फर्स्ट क्लास था। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? अफसाना तुम बताओ। मैम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, प्लीज आप भूल गए हो, क्या बात है? सभी लोग देखो रिवाइज जरूर करा करो, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपका जो भी आप पढ़ते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। तो कम से कम 5 मिनट्स आप आपस में, मैंने पहले शुरू से ही मैं कह रही हूँ, आप अपने पार्टनर बना लो। और मैंने कुछ के पार्टनर्स बना भी दिए थे। आप अपने पार्टनर के साथ आफ्टर क्लास एक डिस्कशन करो, जो भी आज पढ़ा, जो पहले पढ़ा। तो जब आप एक दूसरे के साथ आप एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लोगे ना, लर्निंग बॉन्डिंग, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। जब आप एक दूसरे के साथ पढ़ोगे तो आप कभी भी लैक नहीं करोगे इन द टॉपिक। तो अगर मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछूं जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, वो भी मैं पूछूं ना, तुम लोगों के ऑन टिप्स होना चाहिए। मेरा बस मिशन ये है कि मैं तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं इन द सब्जेक्ट कि तुम्हें किसी की भी नीड ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मेरे साथ तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट मैं जो छोटे छोटे स्टेप्स बोलती हूँ वो फॉलो करो एंड यू विल गॉट थ्रू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अभी सभी लोग रिवाइज जरूर करेंगे। पिंकी तुम बताओ। क्या मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परप्यूरियम में हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक, क्या क्या हेडिंग्स हैं, बस मैं इतना पूछ रही हूँ। मैम पीपीएच था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूट्रस। मैम रिवाइज नहीं किया है तो अभी मैं भूल गई हूँ। सभी लोग आज रिवाइज करेंगे अपने अपने पार्टनर्स के साथ। जिसको भी पार्टनर्स प्रॉब्लम है वो मैसेज कर लेगा, मैं और दोबारा से आज डालूंगी। तुम लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आफ्टर क्लास एक बार जरूर सारी चीजें रिवाइज करोगे। मतलब मोटा मोटा तो सबको ध्यान होना चाहिए। नॉर्मल परप्यूरियम हमने पढ़ा था, नॉर्मल परप्यूरियम के बाद हमने एबनॉर्मल परप्यूरियम पढ़ा था। एबनॉर्मल परप्यूरियम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्यूपेरियल पायरेक्सिया पढ़ा था, ठीक है। उसी के अंदर हमने सेप्सिस पढ़ा था, यूटीआई वगैरह। मतलब प्यूपेरियल पायरेक्सिया के काफी सारे कॉजेज होते हैं।
किसी को याद है प्यूपेरल पायरिक्सिया किन किन वजहों से हो सकता है? कौन बताएगा? पारुल, तुम लोग तो बहुत पुराने हो, जल्दी से बता दो, कुछ भी याद हो, 2-3 पॉइंट्स भी याद है, दैट इज इनफ। मैम पर्क्यूरल इन्फेक्शन, सेप्सिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्रेस्ट इन्फेक्शन था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था और था मैम कॉम्प्लिकेटेड पेल्विक ट्यूमर एंड फॉर सर्जिकल इन्फेक्शन। इतने ही याद है। और फिर हमने प्यूपेरल पायरिक्सिया का एक मेन कारण था सेप्सिस। उसके बाद हमने देखा था कि ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? निशा, आपने पढ़ा है ना, आप बताओ। था, मेस्टाइटिस था, ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट एब्सिस मैम था उसमें। ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, ब्रेस्ट एब्सिस था। और मैम इंगोजमेंट, ब्रेस्ट का इंगोजमेंट था वो था मैम, ब्रेस्ट एंगोजमेंट था। ठीक है, गुड। फिर हमने स्टार्ट किया था पीपीएच। पीपीएच 2 तरीके के मैंने बताए थे। सादिया, आप बताओ। पीपीएच 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? 2 डिवीजन है। सादिया जी मैम। बताओ आप, पीपीएच कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। गुड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है? प्राइमरी जो 24 घंटा में, डिलीवरी के 24 घंटा में होता है वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी जो 24 घंटा के बाद होता है वो। गुड, ठीक है। फिर हमने उसके बाद एक एंटिटी पढ़ी थी पीपीएच के बाद। हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा है हमने, कल की क्लास में कौन था? गजाला, तुम बताओ। मैम नहीं दी थी क्लास। शबाना, तुम बताओ। क्या बताना है? कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मैम रिटेन प्लेसेंटा पढ़ा था कल। रिटेन प्लेसेंटा, ये भी क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द पिपेरियम। यस मैम। ठीक है, सेकेंडरी बीपीएच पढ़ा था और रिटेन प्लेसेंटा पढ़ा था। और उसमें एक और एंटिटी थी मॉर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा, है ना? यस मैम। ठीक है, अफसाना तुम बताओ। मॉडरेंट एडेरेंट प्लेसेंटा 3 तरीके के बताए थे, कौन कौन से थे? एक्रीटा, इंक्रीटा और परक्रीटा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द परप्यूरियम एंड द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को, दोनों को मिला के मैंने पढ़ा दिया है। ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, दीज आर द बिग चैप्टर्स ऑफ द ऑप्स एंड वी हैव कवर्ड टिल नाउ। और अभी हम आज पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेबर में आता है, तो देखते हैं क्या होता है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से तुम लोग समझ ही रहे होगे कहीं ना कहीं कि यूट्रस जो है वो इन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन जो है उसको छोड़ के वो बाहर की तरफ, यानी उल्टा होना, किसी चीज का उल्टा होना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, अब इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस है तो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, ऑब्वियस है। ये थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर में हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है वो अंदर से बाहर की तरफ आने लगता है, मतलब जो उसकी अपराइट पोजीशन है वो डाउन साइड आने लगती है, मतलब जो उसका फंडस है वो कहीं ना कहीं हमको नीचे से नजर आने लगता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम and it could be as harmful as a life threatening condition. So inversion of the uterus का कुछ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं फॉर्म ऑफ डिग्रीज, ठीक है? मैम फर्स्ट डिग्री, हाँ बोलो मैम प्रोलैप्स और इन्वर्जन सेम है? क्या बोल रहे हो? मैम प्रोलैप्स और इन्वर्जन सेम है?
प्रोलैप्स में क्या होता है ना, प्रोलैप्स में पूरा का पूरा यूट्रस सीधा ही नीचे आता है, ठीक है। वो भी एक मतलब प्रोलैप्स को आप इन्वर्जन नहीं कह सकते, लेकिन इन्वर्जन को आप प्रोलैप्स कह सकते हो एक इंग्लिश टर्म में, ठीक है। मतलब एक ये अजीब वो है, एक क्या कहेंगे, एक तरीके का जो ट्रू फॉल्स वाला एक सेंटेंस बन जाता है, वो है बेसिकली क्या है। जो प्रोलैप्स होता है, प्रोलैप्स में पूरा का पूरा यूट्रस सीधा ही होता है, लेकिन वो नीचे की तरफ आने लगता है। प्रोलैप्स जो होता है ना, वो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द मसल्स, जो सपोर्टिव मसल्स हैं उसके अराउंड, वो वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन छोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है। इन्वर्जन क्या है कि इसमें फंडस जो होता है, ऊपर का जो फंडस, सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस क्या है, फंडस। फंडस जो है वो नीचे से मतलब विजाइनल ओपनिंग से नजर आने लगता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। ये फर्क होता है, समझ गए। और उसमें जो होगी वो जो ऑस होगी, एक्सटर्नल ऑस जो होगी वो नजर आना शुरू हो जाएगी। उसमें ऑस दिखेगी तुम्हें पहले, इसमें फंडस दिखेगा पहले, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एज वेल एज द एग्जाम पर्पस, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही हम डिसाइड करते हैं हाउ वी कैन गो फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, और शुड वी लीव इट इज लाइक एज इट इज, हम इसको छोड़ सकते हैं या फिर हमें इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप लेना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ हमारा सिर्फ क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड होता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री होता है। तो अभी क्या है, जो हमारा फंडस है उसी को एक बेसिस लेके हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सिंपली जो फंडस होगा वो हल्का सा पॉइंटेड नजर आएगा, मतलब आप जब पीवी कर रहे होगे, मतलब पर स्पेकुलम जब आप उसको देख रहे होगे विजाइनल एरिया को, तो वहां पर हल्का सा सिर्फ फंडस का थोड़ा सा पार्ट आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड डिम्पलिंग ऑफ द फंडस। डिम्पलिंग ऑफ द फंडस होगी, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या होगा कि जो फंडस है वो इंटरनल ऑस से जो है ना वो पास हो जाएगी, बट इंट्रोइटस मतलब जो विजाइनल ओपनिंग है उसके अंदर ही होगा, लेकिन इंटरनल ऑस आपको नजर आने लगेगी। मतलब इतना इन्वर्ट हो गया कि इंटरनल ऑस आपको दिख रही है, जब आप परस्पेकुलम कर रहे हो तो आपको इंटरनल ऑस मिलने लगेगी, ठीक है। मतलब फंडस जो है वो इंटरनल ऑस को भी क्रॉस कर गया, पूरा इन्वर्ट होके आपको जो ऊपर का जो पार्ट मिलेगा दैट इज इंटरनल ऑस, और नीचे क्या मिलेगा, फंडस डाल दोगे, लॉस ऊपर मिलेगी और नीचे क्या मिलने लगेगा आपको, उसका फंडस मिलने लगेगा। बट अभी जो है वो विजाइना के अंदर ही है, ठीक है। अभी बाहर ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से नजर आ रहा है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, फंडस जो है, आवाज आपकी सभी को प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ आपको हो रही है? मैम हो रही है प्रॉब्लम वॉइस में, सबको है। वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है आज, ओके ठीक है। मैं अपनी वीडियो ऑफ करके देखती हूँ इफ अभी कैसी है, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैं एक्चुअली अपने लाइक विलेज एरिया है वहां पर हूँ, यहाँ पर मैंने वाईफाई वगैरह सब सेटअप करवा ली है, स्टिल वी हैव सम कनेक्शन प्रॉब्लम। तो अभी हो सकता है अगर किसी दिन प्रॉब्लम होगी तो मैं वीडियो ऑफ करके भी ले सकती हूँ क्लास, ठीक है। तो अभी सबको क्लियर है ना मेरी वॉइस? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो थर्ड डिग्री में क्या होता है, जो फंडस है वो इंट्रोइटस को क्रॉस कर देता है। मतलब आप जब एक्सपोज करोगे पेरिनियम एरिया, जो उसका पूरा आप एक्सपोज करके देखोगे तो आपको बाहर ही कहीं फंडस पड़ा मिल जाएगा, ठीक है। विजाइनल एरिया से मतलब विजाइनल ओपनिंग है, बाहर ही कुछ मतलब ऑर्गन ऑफ दी कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन आपको नजर आ जाएगा जैसे ही आप एक्सपोज करोगे उस एरिया को। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा फंडस आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड
3rd डिग्री इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। 4th डिग्री में क्या होगा, पूरा का पूरा यूट्रस बाहर पड़ा मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड 4th डिग्री इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, 1st डिग्री में ये देखो, जब फिगर आप देखोगे 1st डिग्री में आपको, आप देख पा रहे होगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर देखो प्लेसेंटा अटैच्ड है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग जब जैसे ही बच्चा डिलीवर करा उसी टाइम की इन्होंने पिक्चर दे दी है कि प्लेसेंटा के साथ ही इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो रहा है। तो अभी क्या है, एक्सटर्नल ऑस ये दे दी, इंटरनल ऑस यहाँ पर दे दी। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड पोस्टीरियर वॉल यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा अटैच्ड है और साथ में क्या है, यहाँ पर हल्का सा डिम्पलिंग आ रही है, मतलब डिम्पलिंग आपको नजर आने लगेगी, थोड़ा सा मुंह बन के आपको सामने से दिखने लगेगा। 2nd डिग्री में क्या है, यहाँ पर आप जब देखोगे तो इंटरनल ऑस तो है ही है, यहाँ पर हल्का सा क्या है, यहाँ पर जो फंडस है वो इंटरनल ऑस पे नजर आने लगेगी। ठीक है, मतलब इंटरनल ऑस आपको ऊपर से नजर आएगी, जब आप थोड़ा सा उठा के देखोगे वेजाइनली जो पर स्पेकुलम आप उठा के देखोगे तो यहाँ पर आपको फंडस नजर आ जाएगा एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। ठीक है, ऊपर आपको थोड़ा सा ऊपर इंटरनल ऑस मिलेगा। इसकी क्लियर पिक्चर्स जो है ना, मतलब आपको जब समझ में आती है जब आप सामने से लाइव देखते हो। मैं कुछ वैसी भी पिक्चर्स देखती हूँ गूगल पे जो लाइव दिखाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 2nd डिग्री का फंडस जो है वो इंटरनल ऑस को क्रॉस करके बाहर की तरफ दिखाई देगा, इंटरनल ऑस थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। अब इसमें क्या है, 3rd डिग्री में पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया है, बट अभी हल्का सा बाहर से दिखेगा। और 4th डिग्री में क्या है कि पूरा का पूरा यूट्रस उल्टा होके बाहर की तरफ ही पड़ा रहेगा। ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है। समझ में आया सबको या नहीं डिग्रीज? नहीं यार मैम, मैम ये आफ्टर डिलीवरी बाद होता है? ये हो कभी भी सकता है, लेकिन जैसे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिग्रीज, मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेबर में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है जब बच्चा डिलीवर हो गया, ठीक है, बहुत बारी क्या होता है हम प्लेसेंटा को छुटाने के चक्कर में जबरदस्ती खींचते हैं। ठीक है, जो मैं बोलती हूँ कि जल्दी नहीं करना है, हम जल्दी करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि जो भी मतलब हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम प्लेसेंटा अटैच है, देखो अब प्लेसेंटा का जो ये फंडस एरिया है, हमने क्या करा, इसको खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इसको खींचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो फंडस एरिया जो है, फंडस ऑफ द यूट्रस है, वो भी खिंच के साथ में आ गया। तो ये भी एक तरीके की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो है फंडस ऑफ द यूट्रस है। ठीक है, जब आपने रिमूवल के लिए क्या किया, उसको मतलब कॉर्ड को ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया विदाउट एनी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जो मैं बताती हूँ कि भाई आपको एब्डोमिनल मसाज करना है और एक हाथ से आपको धीरे धीरे कंट्रोल मैनर में उसको ट्रैक करना है। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन केस आपने जल्दी मचा दी, मतलब आपने ना कोई मसाज दे रहे हो ना कुछ, और आपने सोचा जल्दी से हम खींच के बाहर कर दें। अब उस जल्दी से खींचने के बाहर करने के चक्कर में क्या होता है, कहीं जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है, फंडल रीजन में होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, फंडस या फिर थोड़ा सा लेटरल वॉल्स पे आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडस भी इन्वॉल्व होता है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे ही उसे पुल करोगे तो क्या होगा, जिस वॉल से वो अटैच है, मतलब जो भी यूट्राइन वॉल से वो अटैच होगा, हो सकता है वो भी खिंच के साथ में आ जाए। ठीक है, जब आप ज्यादा जोर लगाओगे तो क्या होता है कई बारी कि वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। अब वो ही जो वॉल बाहर आ रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक यूट्रस बाहर आ रहा है। ठीक है, वही चीज ये बता रहे हैं। अब जैसे हमने 1st डिग्री में देखा, डिग्री में क्या हो रहा है, ये जो यूट्राइन वॉल है दैट इज यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस का ये थोड़ा सा पार्ट, मतलब जो ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट है, ये थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ दिखना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड डिम्पलिंग ऑफ द यूट्रस। जब आपने इसको खींचा तो कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट, वैसे तो इसकी जो वॉल है वो पूरी लैक्स हो गई, मतलब लूज हो गई, और कुछ पार्ट इसका क्या हुआ, बाहर तक आ गया।
तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होगा कि जब आप, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया या उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो उसको होल्ड कर पाती। अब क्या हुआ कि उसका जो फंडस है वो इतना नीचे आ गया कि उसने जो उसकी 2 ऑस होती हैं हमारी, जो हम एक मिनट रुको, मेरी आवाज क्लियर है? अभी मैंने वीडियो ऑन कर रखी है। यस मैम। मैम प्रॉब्लम है हो तो बता देना। देखो ये हमारा है इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस, और ये है हमारी एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल ऑस है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कहीं पे हमारा प्लेसेंटा अटैच है और ये हमारी कॉर्ड है। ये हमारी कॉर्ड है। हमने इस कॉर्ड पे क्या किया, प्रेशर लगाया। तो फर्स्ट में तो क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये पूरा ही लैक्स हो गया, पूरा फंडस लैक्स हो गया, मतलब लूज हो गया, और इसका कुछ पार्ट हमें बाहर की तरफ नजर आने लगा। ठीक है, कुछ पार्ट इसका, कुछ पोर्शन इसका हल्का सा बाहर की तरफ। जब हमने परस्पेकुलम इसमें डाल के देखा, पर विजाइनली हमने क्या किया, स्पेकुलम, परस्पेकुलम एग्जामिनेशन तो सब समझते हैं ना। स्पेकुलम इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू विजुलाइज द सर्विक्स एरिया। ठीक है, आपने जब ओपन करा तो आपको क्या दिखा, हल्का सा कुछ एक्सटर्नल, कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि जो इसका मुंह है, एक्सटर्नल ऑस है, उसके बीच में से कुछ पार्ट निकल के आ रहा है, छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको। तो वो क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है कि वो मतलब अगर मतलब डिसेंडेंट ऑफ द यूट्रस होगा, मतलब कि अगर यूट्रस पूरा का पूरा नीचे आएगा तो वो एक्सटर्नल ऑस ही नजर आएगी आपको नीचे की तरफ। लेकिन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस में क्या होगा, उस एक्सटर्नल ऑस से कुछ बीच में से कुछ थोड़ा सा पार्ट आपको, कुछ थोड़ा सा पीस ऑफ दी मसल आपको नजर आने लगेगा, उसके निकल के आ रहा है। तो उसे क्या बोल देते हैं हम, डिम्पलिंग ऑफ द यूट्रस बोल रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ डिम्पलिंग ऑफ द फंडस हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है थोड़ा मोड़ा सा बाहर निकल के आ रहा है। वो क्या है, फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, जो आपको एक्सटर्नल ऑस से नजर आएगा। सेकंड डिग्री में क्या कह रहे हैं कि ये जो फंडस है पूरा का पूरा आपको नीचे की तरफ नजर आने लगेगा, और इतना आने लगेगा कि आपको इंटरनल ऑस ऊपर दिखने लगेगी। जब आप पर स्पेकुलम उसको खोल के देखोगे तो ये फंडस है पूरा आपको ऐसे के ऐसे पड़ा मिलेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको इंटरनल ऑस निकलती हुई नजर आने लगेगी। तो ये सेकंड डिग्री हो जाता है। अब क्या है, थर्ड डिग्री में क्या है, जो ये फंडस है, यहाँ तो अभी हमने सर्विक्स तक की बात करी एक्सटर्नल ऑस की। अब क्या है, ये फंडस विजाइनल ओपनिंग जो है उसके भी बाहर आ गया। ठीक है, ये जो फंडस है ये विजाइनल ओपनिंग के बाहर नजर आने लगा। तो ये क्या है, थर्ड डिग्री है। अब फोर्थ डिग्री में क्या है कि पूरा का पूरा यूट्रस, मतलब यूट्रस, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, सब कुछ पूरा का पूरा निकल के आपकी विजाइना से बिल्कुल बाहर की तरफ दिख रहा है, मतलब बिल्कुल बाहर पड़ा है विजाइना से। दैट इज कॉल्ड फोर्थ डिग्री इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। अभी क्लियर हुआ? थोड़ा घिचपिच हो गया लेकिन समझ में आया होगा। पहले हमने जो बात करी दैट इज इन केस ऑफ एक्सटर्नल लॉस। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल लॉस से हमें सिर्फ कुछ ऐसा पार्ट ऑफ पीस ऑफ द मसल, कुछ ऐसा आपको फील होगा, और जब आप उसको ध्यान से देखोगे या फिर आप एग्जामिन करोगे दैट इज द फंडस, आपको पता चलेगा अच्छा ये फंडस है, आप उसको समझ पाओगे। अगर कोई टुकड़ा निकल के आ रहा है इंटरनल लॉस से तो दैट इज कॉल्ड द फंडस ऑफ द यूट्रस। ठीक है, वो इंटरनल लॉस, मतलब वो हम कहाँ पे देखेंगे, जब हम परस्पेकुलम एक्सटर्नल लॉस देख रहे होते हैं। जैसे आप एक्सपेकुलम से खोलोगे विजाइनल कैनाल, तो उसमें आप जब इंटरनल लॉस देख रहे होगे तो उसके बीच में से कुछ टुकड़ा निकल के आ रहा होगा, तो वो फर्स्ट डिग्री है। अगर उसी इंटरनल लॉस में से पूरा यूट्रस और आपको इंटरनल लॉस भी नजर आ गई, ठीक है, तो वो क्या है कि वहां पर सेकंड डिग्री हो जाता है। अगर वही यूट्रस पूरे जो विजाइनल ओपनिंग है
आपने परस्पेकुलम की जरूरत ही नहीं है। आपको बस आपने जैसी एक्सपोज करा उस एरिया को, और विजाइना से आप देख रहे हो कि यूट्रस निकल के आ रहा है, मतलब उसका फंडस नजर आ रहा है, कुछ ऐसा एरिया है थोड़ा सा कि आपने जैसे ही आपने ओपन करा कि कुछ आपको पड़ा हुआ मिल गया हल्का सा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई यूट्राइन पार्ट है। फिर आपने देखा, अगर आपने जैसे ही एक्सपोज करा आपने देखा कि पूरा का पूरा यूट्रस बाहर पड़ा है विद द इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, तो वो क्या है, 4 डिग्री है इन्वर्जन। ठीक है, यही इसमें दिखाया है। देखो इसमें क्या दिखाया, पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ गया इंट्राइटस से। ठीक है, तो ये 4 डिग्री है, कंप्लीट इन्वर्जन है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होगा कि कुछ पार्ट बाहर आएगा। ठीक है, ये सेकंड थर्ड डिग्री शो करने की कोशिश करी है। अभी क्लियर है सबको? जिसने पूछा था सबको क्लियर है ना? किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से बता सकती हूँ, फिर से पूछ लो। क्लियर है मैम। अब हमने इसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, फिर हम आते हैं इटियोलॉजी पे, मतलब कॉजेज, इसका क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला तो है स्पॉन्टेनियस, कि कभी कभी क्या होता है कि खुद ब खुद भी इसका इन्वर्जन हो जाता है, किसी भी कारण से होता है कि भाई जनरल वीकनेस है या फिर कोई पास्ट सर्जरी हुई, किसी किसी की सर्जरी होती है उसमें कोई एक्सीडेंटल मतलब उसका जो मसल्स हैं वो लूज हो गई, या कोई एक्सीडेंटली उनमें कुछ ऐसा हो गया कि भाई वो लूज पड़ गई और इस वजह से क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो जाता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस में, भाई यहाँ पर क्या होता है कभी कभी अटोनी हो जाती है, लोकलाइज्ड अटोनी जिसे कहते हैं कि भाई ये मसल की जो टोन है वही लूज हो गई। ठीक है, ज्यादातर ये कब हो जाता है, प्लेसेंटल साइड्स पे हो जाता है कि अब प्लेसेंटा जो है वो बाहर ही नहीं पुश कर पा रहा है यूट्रस, और वहां पर क्या हुआ, वहां पे लोकलाइज अटोनी हो गई, उस चक्कर में क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो गया। जब आपने उसको ट्रैक किया वहां पर कोई टोन तो थी नहीं, जैसे ही आपने खींचना शुरू करा वो बाहर आके खड़ा हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली हम इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली इन्वर्जन होना शुरू हो गया। फंडल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, शॉर्ट कॉर्ड या रिलैक्स्ड यूट्रस, टफ कॉर्ड, प्लेसेंटा क्रीटा, इन सब केस में क्या हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस वो मतलब स्पॉन्टेनियसली इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो सकता है। इएट्रोजेनिक मतलब कि भाई किसी कारण से आपने उसको इंजरी दे दी, ठीक है, बाय द फॉल्ट ऑफ द डॉक्टर, क्या हो रहा है कि भाई कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो गया। ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, आपने जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश करी अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो क्या हुआ वहां पर आपने क्या किया, प्लेसेंटा, जो भी प्लेसेंटा को आपने खींचने की कोशिश करी उस चक्कर में क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो गया। तो एट्रोजेनिक भी बहुत ज्यादा केसेस में हो जाता है। या फिर फॉल्टी टेक्निक ऑफ द एमआरपी, आपने एमआरपी मतलब मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा करने के लिए हाथ डाला और आपको समझ में नहीं आया कि भाई इनक्रीटा परक्रीटा है, कुछ ऐसी एंटिटी है, आपने जबरदस्ती उसको खींचना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप उसको इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस दे सकते हो। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स में कैसे नजर आता है ये, कभी कभी क्या होता है, पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, जब कुछ ऐसे कंप्लेन करती है कि हमें कुछ नीचे आता हुआ फील होता है, या फिर हम जब बैठते हैं टॉयलेट करने बैठ रहे हैं तो हमें दर्द लगता है, ये सारी कंप्लेन लेके आते हैं। कभी कभी हेमरेज लेके आ सकता है कि भाई बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके साथ साथ आप जब उसको एक्सपोज करते हो तो आपको कुछ इन्वर्जन जैसा मिल जाता है। शॉक हो सकता है, क्योंकि अगर हेमरेज है तो वहां पर शॉक हो सकता है, हेमरेजिक शॉक हो सकता है, या फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, क्योंकि वहां पे नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है वहां पे न्यूरोजेनिक शॉक के साथ आपके सामने आ जाए। कभी कभी कोलैप्स हो जाता है, जब हो सकता है जब अगर एक्सेसिव हेमरेजिक कंडीशन हो गई, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, तो हो सकता है कोलैप्स भी हो जाए।
और अगर अनट्रीटेड रहे तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पूरी यूट्राइन लाइन जो होती है वो उसमें बहुत ज्यादा वो एक्सपोज हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो यूट्राइन जो लाइन होती है, लाइनिंग्स होती हैं, वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होती हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जल्दी जल्दी से इन्फेक्शन होने की। यूट्राइन में कोई मतलब जख्म हो सकता है, या फिर कोई इन्वर्जन, मतलब जो इन्वर्जन है वो कई कई सालों पड़ा रहता है लोगों को। अगर कोई गांव वाँव की होती है, कोई दिखाना नहीं चाहती, मतलब हम लोगों का थोड़ा सा कल्चर भी ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे लोग दिखाते नहीं, तो क्रॉनिक इन्वर्जन में बदल जाता है। इन्वर्जन का मतलब यही है कि अगर जिस टाइम पे हुआ तो आप उसको उस टाइम पे करेक्ट कर दो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन लोग शर्म में दिखाने नहीं आते, या फिर अपने घर में ही दाइयों से जिन्होंने करवा ली डिलीवरी, तो उसमें क्या होता है खींचातानी हुई और उसमें हो गया इन्वर्जन, फिर वो दिखाने ही नहीं आ रही, तो इस तरह से क्रॉनिक इन्वर्जन में भी बदल जाता है। साइंस क्या है भाई? यहाँ पे शॉक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जगह है यूट्रस की वो हो सकता है खाली मिले आपको, कपिंग, मतलब जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो वहां पर कुछ एरिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा मिल सकता है। या फिर कुछ पार्ट आपको फील हो सकता है कि यहाँ पर मिस है, तो दैट इज कॉल्ड कपिंग एंड डिम्पलिंग ऑफ द फंडल सरफेस। विजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो आपको पूरा कंफर्म करता है कि किस तरीके का इन्वर्जन है और कितना सीवियर है, ठीक है। तो आप जब उसको देखोगे, इन्वर्जन हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो, और देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इन्वर्जन है, ठीक है। डीडी है ये। डीडी में क्या है, पॉलिप फाइब्रॉइड हो सकता है कि जब आप उसका परिस्पेकुलम देखो तो वहां पर चांसेस हैं कि वहां पे प्रोलैप्स भी हो सकता है, या फिर आपको किससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी होगी, या पॉलिप होगा। फाइब्रॉइड हो सकता है, मे बी देयर इज अ फाइब्रॉइड, जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो होते हैं वो भी हो सकता है। तो वो चीज हमें कंफर्म करनी पड़ती है, ठीक है, कि ये फाइब्रॉइड है। वो आप थोड़ा सा आप उसका कोनिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो। आप अगर आपको कंफर्म करना है कि यूट्राइन लाइन है या फिर कोई फाइब्रॉइड है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यूएसजी से भी देख सकते हो। यूएसजी जब आप करोगे तो आपको उसमें फाइब्रॉइड कहीं से अराइज होता हुआ दिख जाएगा, अगर इन्वर्जन होगा तो वो भी दिख जाएगा कि भाई यूट्रस का फंडस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप इस तरह से पॉलिफ जो होगा, फाइब्रॉइड होगा या फिर इन्वर्जन है, इसको आप डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी और विद द इन्वेसिव टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका टुकड़ा लेते हैं, जो भी हमें एरिया दिख रहा है उसको हम एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। दूसरा क्या है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस अगर प्रोलैप्स है तो उसमें भी आप क्या है, यूएसजी की हेल्प ले सकते हो। प्रोलैप्स अगर होगा तो आपको वो सामने से समझ में आ जाएगा, मतलब जब आप यूएसजी देखोगे तो आप देखोगे फंडस तो ऊपर ही है, मगर उसकी जो जो एक्सटर्नल ऑस वगैरह है वो नीचे की तरफ निकल के बाहर को आ गई है, इंटरनल ऑस बाहर को आ गई है। तो ये चीज बहुत आराम से हम विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसको अलग से पहचान सकते हैं कि ये फाइब्रॉइड है या प्रोलैप्स है या फिर इन्वर्जन है। तो ये इसकी डीडी होती है, ठीक है। मुझको क्लिनिकल फीचर्स बता दो इन्वर्जन के। शालू तुम बताओ। मैम उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होएगा, उसको कुछ ऐसा लगेगा कि उसको कुछ बाहर की तरफ कुछ निकल रहा है, उसको हेमरेज हो सकता है, शोक हो सकता है उसको, और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। और क्या पढ़ा था हमने? इटियोलॉजी कौन बताएगा? अफसाना तुम बताओ। मैम वाइज नहीं आ रही मैम है, क्या पूछा? क्या हुआ? मैम इटियोलॉजी में मैम स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मोस्टली यही होता है, जिसमें यूट्रस की जो वो वॉल वगैरह है ना, एटोनी हो जाएगी, लोकलाइज्ड एटोनी जिसको कहते हैं मैम। और मैम
इट्रोजेनिक हो सकता है जबरदस्ती प्लेसेंटा को खींचने के कारण। ठीक है, गुड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो, अगर कोई शॉक में चला गया तो उसको तो आपको इमीडिएटली मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स, और जो भी आपको मतलब अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग उसको ट्रीट करोगे। सबसे पहले आप क्या है, सारी चीजें, अगर शॉक का कोई पेशेंट है तो आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। आप दोनों हाथों में आईवी लाइन डालोगे, वहां पर क्या करोगे, आप उसका जो भी हाइपोवॉल्यूमिया है या फिर शॉक है, मतलब जो हाइपोवॉल्यूमिया मतलब हैमरेज की वजह से हुआ होगा, या फिर उसका जो भी नर्वस सिस्टम है उसके ब्रेकडाउन की वजह से, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से उसको शॉक हुआ है, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको अच्छे से फ्लूइड मेंटेन करवाओगे, दोनों हाथों में आईवी इन्फ्यूजन डालोगे, और उसको क्या करोगे आप जो भी अगर आपको हेमरेजिक लग रहा है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हो, उसके साथ साथ उसका जो भी हाइपोवॉल्यूमिया है उसके लिए RLNS आप उसको चला सकते हो। फिर अगर आपने देखा कि फ्रेशली इन्वर्टेड यूट्रस है, मतलब अभी आपने कुछ गलती करी उसकी वजह से फ्रेशली इन्वर्टेड यूट्रस है, तो और आपने देखा प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको दोबारा से, मतलब आप अपने हाथ से पूरा उसको ऊपर तक पुश करोगे और उस जगह पे आप पुश करके रखोगे, और जब आप अपना हाथ हटाओगे तो वहां पर आप क्या करोगे, मतलब आप वहां पे पैकेजिंग डाल के और साथ में यूट्रस टॉनिक ड्रग्स आप उसको चला दोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपका, एक सेकेंड, हाँ तो अभी आप क्या करोगे कि वहां पर आप उसको अपनी पोजीशन पे पहुंचा के आप वहां पर क्या करोगे, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स को स्टार्ट कर सकते हो, और इससे क्या होता है, बहुत बारी करेक्शन ऑफ दी इन्वर्जन हो जाता है अगर फ्रेशली है, तो आप उसको कुछ हद तक हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन है तो बहुत मुश्किल होता है, फिर वो ऑपरेशन के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। तो अदर मेथड्स जो है हमारे, ये सारे बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, ये सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं कि इनकी टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन सर्जिकल मेथड से आप उसको करेक्शन के लिए बोल सकते हो। तो फिलहाल मतलब हम ट्राई जो करेंगे एट अवर लेवल कि भाई हमारा अगर कुछ फ्रेशली है तो आप उसको सेम प्लेस पे रिप्लेस करके और आप उसको यूट्रोटॉनिक ड्रग्स चला दो, तो वो आपको करेक्शन दे देता है। एक सेकेंड, कोई कीड़ा आ गया था तो वो मुझे डर लग रहा था बार बार। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आया इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस विद द मैनेजमेंट? यस मैम, यस मैम। बोर हो गए क्या सभी? चैप्टर थोड़ा बोरिंग है ना? यस मैम। चलो अच्छा से चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज कोई।
ठीक है। अच्छा ये बताओ सबका एमसीक्यू कैसा गया था? कुछ करेक्शन थे, शालू ने आज क्लियर करे, तो 4 क्वेश्चंस में करेक्शन है। तो हम मतलब मैंने बात करी है आशीष भाई से, वो आपको करेक्ट कर देंगे। आप दोबारा से अपने रिजल्ट्स शेयर कर सकते हो इन द ग्रुप। तो देखते हैं कैसे किसके स्कोर्स रहते हैं। लास्ट वीक तो मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाई, बट नाउ आई विल सी कि तुम लोगों ने कैसा किया। ठीक है, तो सभी लोग अपने स्कोर्स दोबारा से शेयर करना, तो हम देखते हैं किसका कैसा गया। सब लोगों को कैसी लग रही है क्लास? सब इंजॉय कर रहे हो या परेशान हो रहे हो, बोर हो रहे हो? क्या सीन है सबके साथ? अफसाना, यस कैसी मैम। लग रही है क्लास? मैम क्लास तो अच्छी लगती है, उसके बाद में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो? रिवाइज नहीं कर रहे? हाँ थोड़ा सा मैम, टाइम तो देना पड़ेगा ना। हाँ मैम। आप लोगों को भी देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, बट आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। ठीक है, यस मैम। मैंने पर्सनली गायनी ऑप्स कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 बार पढ़ी है, तो ऑन टिप्स है इतनी ज्यादा। अभी भी मतलब मेरा जब मन होता है मैं उसको पढ़ती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि मेरे जैसे पढ़ो, क्योंकि इतनी आपको नीड नहीं है, बिकॉज आई एम हेयर टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैंने पर्सनली फील करी, जो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। बट मैं वो सब बताने के लिए तैयार हूँ, बट एटलीस्ट आप लोग 15-20 मिनट अपने आप को दो कि आपने जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करो, उसको आप देखो, आप लिखो। जिसको अच्छे से रिमाइंड नहीं रह पाता, आप लिख के उस चीज को याद करो। ठीक है, कुछ चीजें आपको जो क्लिनिकली या फिर आपके एग्जाम पर्पस से अच्छी लगे, आप उसको नोट डाउन करके लिखो, रखो। छोटे छोटे नोट्स बना के रखो। हमेशा पेन एंड बुक के साथ पढ़ो। ठीक है, जो आपको नोट्स मिलते हैं ना, आप लोग ट्राई करा करो कि प्रिंट आउट निकाल लो उसके। ठीक है, तो आप सामने रख के पढ़ोगे तो आपका और अच्छे से पढ़ाई होगी। मैम एक आपसे ये था रिक्वेस्ट कि आप ना जो नोट्स शेयर करती हैं उसको पहले दे दिया करें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम हो जाती है जो देखते हैं। ठीक है, मैं पहले से आपको शेयर करूंगी व्हाट आई विल गोइंग टू टेक इन द क्लास। ठीक है, आप लोग पहले से उनको क्या करा करो, प्रिंट आउट निकाल के रख लिया करो। मैं 2-3 चैप्टर के पहले से शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों के पास वो पहले से मौजूद हो, आप उनमें से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ मैम, क्योंकि हम फिर रिवाइज नहीं कर पाते हैं और निकलवाए मैंने प्रिंट आउट तो वो पिछले है, फिर उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है जो रिसेंटली चल रहा है उसको ही पढ़े रिवाइज करें। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तुम लोगों को कुछ भी लगा करे तो तुम लोग ओपनली शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी तरह से जो भी बेस्ट हो रहा है वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब तुम लोग बताते हो तो मुझे समझ में आता है ठीक है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, यहाँ इस पे हम काम कर सकते हैं। गजाला, कैसी लग रही है क्लास? मैम अच्छी है, क्लास तो अच्छी है, समझ भी आता वही है, लेकिन अभी हम लोग को मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं पूरा खुद से। आप तो अपनी साइड से बेस्ट ही कर रही हो। अच्छा, क्लास के टाइम पे तो लगता है सब समझ आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो समझ आता है कि हाँ इसमें क्या समझ आया क्या नहीं समझ आ रहा। लेकिन खुद से जब ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे ना तो अच्छी समझ आने लगेगी। ठीक है, तो अभी क्या फीडबैक है, मतलब क्या लगता है आप क्या कर सकते हो कि मुझे और अच्छे से समझ में आए? मैम आप मतलब आपका पढ़ाने का जो वे है मतलब वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ हम लोग की कमी है कि हम लोग खुद से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब पढ़ने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें और ज्यादा समझने के लिए ट्राई करें। बस ये है कि अगर ज्यादा नहीं समझ आया तो बंद करके फिर रख दी। लेकिन ये है सबकी कि इसको सेम प्रॉब्लम समझने लग रही है मुझे कि आप अपने आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपनी लाइफ जी में। मतलब सबका मुझे पता है बिजी होता है शेड्यूल, बहुत मुश्किल से हम लोग ये 1 घंटा निकाल पाते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि तुम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस 1 घंटे के लिए, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है हमारी लाइफ में। तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा जो टाइम है मतलब वो बचने के साथ साथ हम लोग फोकस्ड हो जाएं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सभी लोग चाहते हो कि हम कुछ ऐसा करें। यस मैम। यस मैम। ऐसा हम मैंने जैसे कहा है ना कि आप लोगों को एक सिंपल एक्टिविटी करनी है। मैं आफ्टर क्लास तुम लोगों के पेयर्स बनाऊंगी। ठीक है, इस क्लास को
ऑफ होने के बाद आप लोगों के पास 10 मिनट्स होंगे, ठीक है। जब हमारी, आप लोग ये समझो कि मेरी जो क्लास है वो 1 आवर एंड 10 मिनट्स की है, ठीक है। आप अपना टाइमर लगा के डेली आप लोग बस ये करोगे, 10 मिनट्स की एक कॉल लोगे अपने पार्टनर के साथ। आपने जो भी डिस्कस करना है, मतलब आपने पर्टिकुलरली जो आज पढ़ा आप वो डिस्कस कर सकते हो, आपने वो डिस्कस कर लिया तो आप लास्ट क्लास का डिस्कस कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा कि आप क्या करोगे, एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज करोगे, अपने साथ भी अपने पार्टनर के साथ भी। क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो तो हम सोच ही सकते हैं, लेकिन जो हमारा पार्टनर सोच रहा होगा और आप उसका जो एक्सेसिबल और जो उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द माइंड होगा, ऑफ द चैप्टर, ऑफ द पर्टिकुलर जो भी आपकी कंडीशंस हैं इन द पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपको जो बताएगा तो उससे आपकी जो नॉलेज होती है ना वो डबल हो जाएगी। तो आप लोग हमेशा आज से आप लोग कमिट करो कि आई विल डू दिस कॉल फॉर 10 मिनट्स विद माय पार्टनर। आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? आर यू ऑल कमिटेड? Type committed. Type, everyone should type committed if you are committed for this small activity. Yes. मैम ठीक है, मैं लेने के लिए कॉल रेडी हूँ, पर हमारा पार्टनर भी तो हो कॉल अटेंड करने के पार्टनर लिए। मैं बना चुकी हूँ अफसाना, तुम्हारा पार्टनर है ऑलरेडी, मैंने तुम लोगों को डाला हुआ है। यस मैम, आपने डाला था, पर मैम बहुत दिन तक निशा ने क्लास ही नहीं की, हम लोगों का अभी तक कांटेक्ट ही नहीं हुआ। जब आपने पार्टनर बनाया था ना, उन्होंने, मैं काफी टाइम तक देखती रही, उन्होंने क्लास ही नहीं की थी, तो मेरी बात ही नहीं। कोई अगर ऐसा कुछ केस होता है तो आप किसी और से डिस्कस कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका वही पार्टनर के साथ हो, ठीक है। आप किसी और को कॉल करके आप उससे बात कर लो, आपस में कनेक्शन बनाओ, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आप क्या है अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। आपस में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहो, बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा और आप एक ग्रुप स्टडी करना सीखोगे। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप ट्राई करो अपने पार्टनर के साथ रहो, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ मैम, मतलब हम लोग ना तबस्सुम और सादिया और अंजना हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं, तो हम तीनों डिस्कशन कर लेंगे। तो एक्चुअली मैम हम लोग का भी एग्जाम का ये चल रहा है, तो इस मंथ के बाद अगले मंथ से करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम है 19 तारीख से, तो इस मंथ के बाद अगले मंथ से मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तीनों साथ में हो जाओ, जो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, शालू है और पारुल है और एक और है कोई, तो ये तीनों जो है ये तीनों साथ में, आप तीनों साथ में हो जाओ। जो लोग साथ में रहते हैं वो साथ में डिस्कस करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग साथ में करो बस। आप लोग, मैं ये चाहती हूँ कि जो आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम अपने आप टाइम नहीं दे पा रहे ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, ठीक है, तो वो आप कैसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको टास्क दे रही हूँ, ठीक है। जब आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी कि आपको 10 मिनट्स डिस्कस करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है, तो आप कमिट हो जाओगे फॉर दैट 10 मिनट्स, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उस 10 मिनट्स को इतना यूटिलाइज करो, वो पावरफुल 10 मिनट्स होने चाहिए आपके, कि आप उसमें पूरी अपनी गाइडिंग ऑफ अच्छे से कर लो। मैम का आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही मेरी? भी आ रही है। मैम एक सवाल है कि अभी जो आप टॉपिक पढ़ाई है उस टॉपिक से तो नहीं है? हेलो। हाँ पूछो पूछो। मैम वो एक क्वेश्चन थी RH इनकम्पेटिबिलिटी की, वो एक्चुअली हम लोग की एग्जाम है ना, तो मैम वो पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी ये कि मैम जो ब्लड ग्रुप हमारी होती है उसमें जो पॉजिटिव होती है और फिर जो RH नेगेटिव जो फैक्टर जो होती है, तो वो दोनों सेम ही है या दोनों डिफरेंट है? RH इनकम्पैटिबिलिटी किसे बोलते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी उसे बोलते हैं जिसमें माँ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव है और फादर RH निगेटिव है, ठीक है। और उस कारण से क्या हुआ, बच्चे के अंदर RH निगेटिव फैक्टर आ गया, तो अब क्या होगा, बॉडी जो है उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करने लगती है, मतलब उसको लगता है कि ये कुछ एबनॉर्मल चीज आ गई मेरी बॉडी में, तो उसे क्या करता है, वो अबॉर्ट करने की कोशिश करने लगता है, निकालने की कोशिश करने लगेगा या मैम उसको। तो वो RH जो पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमारे ब्लड ग्रुप से डिसाइड होती है? अगर हम मेरे ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमारे ब्लड ग्रुप से डिसाइड होती है? एग्जैक्टली, हमारे ब्लड ग्रुप से डिसाइड होता है। ओके मैम। ठीक है, हम जब भी हमारे पास
मैम RH इनकम्पैटिबिलिटी में तो मदर RH नेगेटिव होएगी ना और फादर हाँ RH पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव तो होती फिर है। Yes, ma'am. पॉजिटिव फैक्टर आएगा उसमें बेबी में, और फिर वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगी और फिर उसको निकालेगी। अगर पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव आ रहा है तब तो कुछ है ही नहीं वो फॉरेन। ठीक है, RH पॉजिटिव है और उसके बाद अगर RH निगेटिव आता है तो उसे हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सही बोल रही हो। क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे नहीं पता चल रहा, अब क्या कंफ्यूजन है? मैम मदर नेगेटिव होगी ना, फादर पॉजिटिव। मदर हाँ निगेटिव होगी, फादर पॉजिटिव होगा, तो बच्चे में अगर पॉजिटिव आता है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। मैंने यही बोला है, कुछ और बोल दिया था? मैम पहले आपने उल्टा बोल दिया। मैम आप उल्टा थोड़ा बोल दी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अभी समझ में आ गया ना? जी मैम। और इसका जो डायग्नोसिस होता है ना, हम ANC के टाइम पे ही करते हैं। जैसे आपके पास पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है ना, तो आप उसका ब्लड ग्रुप करवाते हो, एक तो ABO करवाते हो प्लस उसके बाद RH फैक्टर भी देखते हो। तो हम क्या करते हैं, माँ का और फादर का दोनों का ब्लड ग्रुप करवाते हैं। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अच्छा ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस हैं, तो हम ANC में ही उसका प्रिवेंशन करते हैं। एंटीडोट हमने पढ़ाया था कि मैम तो एंटीडोट जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो जब जो जैसे सपोज किसी को पता नहीं कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो जब जो प्रेग्नेंट लेडी जब अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसे जब पता चलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो मैम उसी टाइम में ही जो सपोज अगर किसी का A पॉजिटिव आया तो उसका RH फैक्टर भी वो पॉजिटिव ही रहेगा ना मैम? पॉजिटिव होता है। अगर A पॉजिटिव का मतलब क्या है, A तो ब्लड ग्रुप हो गया और पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, RH फैक्टर है, ये होता है। जी ठीक है, जी मैम। आप जिसका एग्जाम है, अगर किसी को किसी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे से कॉल कर लो या फिर मेरे को आप पर्सनली क्वेश्चन डाल सकते हो ऑन WhatsApp, तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी तुम लोगों को, जिसको भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है। और कोई अगर किसी का एग्जाम है और किसी को कोई टॉपिक भी पढ़ना भी है तो वो मेरे को पर्सनली ड्रॉप कर दो, मैं तुम लोगों को अलग से पढ़ा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। किसका एग्जाम है? मैम एग्जाम है किसका, नाम बताओ प्लीज। सादिया, तबस्सुम और अंजना, हम लोग का 19 तारीख से एग्जाम है मैम। ठीक है, पढ़ लो, जिसमें भी जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मेरे को ड्रॉप कर देना, मैं तुम लोगों को अलग से पढ़ा दूंगी अगर कुछ भी तुम लोगों को परेशानी लगती है। थैंक यू मैम। ओके डियर। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन है, बोलो कौन बोल रहा है, बोलो। मैम मैम इस ओब्स के चैप्टर के बाद कोई गायनी का चैप्टर पढ़ा देना। बोर हो गई? ठीक है, गायनी शुरू करनी है। यस मैम। मैं इसके बाद वैसे तो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी पढ़ाने वाली थी, उसके बाद मैं गायनी स्टार्ट करने का सोच रही थी। बताओ, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी मैम ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर गायनी वाला जो पोर्शन है आप स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के बाद मैंने सोचा है कि गायनी करेंगे थोड़ी सी। ओके मैम ठीक है। क्या पहले करनी है बताओ? नहीं चालू मैम पहले ब्लीडिंग कर लेंगे। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी बड़ा चैप्टर है, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उसको पूरा होने में। ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद हम ओके उस पे आएंगे। अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी में, इसीलिए मैंने इसके बाद वो रख दिया। मैम हाँ बोलो, सबकी मन भावनाएं निकाल लो आज जल्दी से। मैम वैसे ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली मैम, मैंने अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, तो मैम मुझे PV भी करना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है उसमें कैसे पता करें, कैसे भी कुछ आप बता दें मैम कैसे करते हैं PV। देखो सब लोग टेक्निक है। PV जब आप करते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटाओगे। ठीक है, जब आप लिथोटमी पोजीशन में आप लिटा दोगे, फिर आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 फिंगर्स आप अपने लेके सबसे पहले आप पर विजाइनली उसको इंसर्ट करोगे और नीचे की तरफ पुश करोगे। आप इसी तरह से प्रोन हैंड रहेगा। ठीक है,
आप इसी तरह से प्रोन हैंड करके आप जो उसकी जो लोअर साइड होगी, मतलब जब आपने परविजाइनली इंसर्ट कर लिया, मान लो ये विजाइना है, आपने इंसर्ट कर दिया, आप नीचे की तरफ उसको प्रेस करोगे। प्रेस करने से क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है पेरिनियम। ठीक है, जब थोड़ा सा लेडी रिलैक्स हो जाएगी विद द पेरिनियम, आप अपनी फिंगर को टर्न करोगे, फिर आप उसको और इंसर्ट करोगे, फिर आप उसको स्टार्ट करोगे एग्जामिनिंग। जब आप एग्जामिन करोगे उसमें आपको सब कुछ शुरू में तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ सेम है, ठीक है, आप कम से कम 10 पीवी ऐसे ही करो कि मुझे कुछ नहीं मिलना, बट आप करो जरूर, ढूंढने की कोशिश करो। जब आप अंदर ढूंढोगे, जब आप उसको अच्छे से अपनी फिंगर को राउंड राउंड ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, सर्विक्स मिलना शुरू होगी। सर्विक्स आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे सर्विक्स मिलने लगे। ठीक है, आप कोशिश करो कि जिसकी सर्विक्स अभी ओपन नहीं हुई है वो वाली सर्विक्स को ढूंढने की कोशिश करो, क्लोज सर्विक्स। उसमें क्या होगा कि आप सर्वाइकल, मतलब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ राउंड राउंड आपकी फिंगर के अराउंड आ रहा है। जब आप इसको छुओगे ना तो आपको ऐसा फील होएगा, मतलब कुछ आपको अलग से पूरा मुंह फील होएगा, राउंड राउंड सा कुछ फील होना शुरू हो जाएगा, वो ही आपकी सर्विक्स है। अगर आप ओपन सर्विक्स देखोगे, अगर आपने ओपन सर्विक्स देखी, मान लो कि ये ओपन है, ठीक है, तो आपकी फिंगर जो है वो इसमें चली जाएगी। फिंगर जो जाएगी ना तो आपको कुछ ऐसा राउंड सा, कुछ इलास्टिक जैसा फील होगा, जैसे कि इलास्टिक कोई स्ट्रक्चर है जो आपस में खिंचा हुआ है। आपकी जब आप फिंगर घुमाओगे तो आपको एजेस अच्छे से पता चलेंगी कि कुछ गोल गोल इसके मेरे हाथों की साइड है। ठीक है, तो पहला तो आपका टास्क ये है कि आप उसको वहां पर पीवी ढूंढना सीख जाओ, मतलब सॉरी सर्विक्स ढूंढना सीख जाओ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सर्विक्स ढूंढनी है। जब आप सर्विक्स ढूंढने सीख जाओगे तब आप उसके बाद बता पाओगे कि भैया ये ओपन है, क्लोज है, पैचुलस है, क्या है। जब आपको सर्विक्स मिलने लगी, अब सर्विक्स के अंदर अगर फिंगर जा रही है तो इसका मतलब कि ये ओपन स्टार्ट हो गई। और जब अगर मल्टीपैरा लेडी है तो उसमें तो पैचुलस होती है, मतलब खुली हुई होती है, तो उसमें तो नॉर्मली चली जाती है, एक फिंगर घुस जाती है, तो मल्टीपैरा में वो क्लोज मानी जाती है। तो क्लोज का साइन यही होता है कि वो बंद है या खुली है। तो आप कैसे पता लगाओगे अगर आपकी फिंगर जा रही है या नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो वो क्या होगी, वो ओपन हो जाएगी, अगर नहीं जा रही है तो वो क्लोज है। अब जब आपने 2 फिंगर खोल डाली उसमें, फिर आप उसको ओपन करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आपकी फिंगर मतलब कितनी ओपन हो रही है, इस पे डिपेंड करता है कि तो सर्विक्स है वो ओपन हो चुकी है। ये हम पूरा सर्वाइकल जो एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, लेबर में पढ़ेंगे, उसमें आप सीखोगे पूरा एग्जामिनेशन। तो फिलहाल जो तुम अभी जा रही हो हॉस्पिटल में, तो बस तुम इतना सीखो कि मुझे जो है ना सर्विक्स मिलना स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट सर्विक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं बताऊंगी कि क्या क्या देखते हैं उसमें। जब तक हो सकता है हम वहां पे आ जाएं। ठीक है, मिल जाए तो मेरे को बताना, क्योंकि मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है। मुझे भी कम से कम जब मैंने स्टार्ट किया था तो 15-20 दिन तो मैं फालतू में ही बस करती रहती थी पीवी, मुझे भी नहीं मिलता था कुछ। तो थोड़ा दिन लगेगा, बट ट्रस्ट मी कि आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब ये छोटा सा टॉपिक है, इसको फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद जिसकी कोई भावना हो तो वो व्यक्त कर सकता है आफ्टर क्लास। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी एक छोटी सी एंटिटी होती है जो कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि एक इम्बोलस बन जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का, एक इम्बोलिज्म हमने हर मतलब अपने क्लिनिकल्स में पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कोई एक कंटेंट, कोई एक पार्ट जो होता है वो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बना के वहां पर क्या है, वहां पर सर्कुलेशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो उससे क्या होता है, वहां पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर जो भी फ्लो ऑफ द ब्लड है वो रुक सकता है। और ये क्या कर सकता है, जो भी ब्लड सिस्टम में आ रहा है उसको रोक के और फर्दर उसको मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या हैं एम्बोलिज्म में, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अगर मान लो कि भाई उसका हार्ट में ही पंप नहीं हो पा रहा किसी कारण से, ऐसा बड़ी वेन में अगर एम्बोलिस बन गया, तो मे बी दैट कैन लैंड अप इनटू द डिस्ट्रेस और इवन डेथ। और क्या हो सकता है, वहां पर हेमरेज हो सकता है। अगर मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया तो हो सकता है डीआईसी में, मतलब डीआईसी में क्या होता है, मल्टीपल
सिस्टम फेल्योर हो जाता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की जो वेसल्स है वहां पर एम्बोलिस बन गया या फिर किसी बड़ी वेन में एम्बोलिस बन गया, तो वहां पर क्या है डीआईसी में जा सकता है। डीआईसी में क्या होता है भाई, सारे मतलब किडनी अलग डैमेज हो रही है, लिवर अलग डैमेज हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो डीआईसी की क्या पहचान होती है कि भाई पेशेंट जो है गैस्प करने लगेगा। गैस्पिंग कैसे पहचानते हैं कि भाई जो ब्रेथिंग पैटर्न है ना वो बदल जाता है। ऐसे हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा चेस्ट पहले चलता है, फिर हमारा एब्डोमेन चलता है, ठीक है। गैस्पिंग में क्या होता है, एब्डोमेन आपको चलता हुआ दिखेगा, मतलब एब्डोमेन राइज एंड लोअर हो रहा होता है। तो वो गैस्पिंग की एक पहचान होती है, मतलब हम लोग क्लिनिकली ऐसे सीखते थे कि गैस्पिंग में है पेशेंट, आपको ऐसा लगेगा एब्डोमिनली वो सांस ले रहा है। और क्या हो सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, पूरा नीला नीला नजर आ सकता है। और क्या हो सकता है, इमीडिएटली कोलैप्स हो गया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है और सडन डेथ हो सकती है। तो इन सब ये मतलब एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत रेयर है। तो किसी किसी में मतलब कई 10,000 में जाके एक आध दो को होती है, सीवियर है। कब हो सकता है ये, आफ्टर एमनियोटमी एट सिजेरियन सेक्शन। हमने सिजेरियन सेक्शन करा है और वहां पर हमने एमनियोटमी करी है, ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पे हो जाए। इन लेबर विद स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर पोस्टपार्टम, ठीक है, आफ्टर पोस्टपार्टम ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मैनेजमेंट क्या है, आप वहां पर जो है उसका आईवी फ्लूइड मेंटेन करोगे, अगर मतलब शॉक में है या फिर हैमरेज हो गया तो आप वहां पर क्या है भाई, आपको उसका जो आईवी फ्लूइड्स है वो मेंटेन करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, वेंटिलेशन पे लेना है। अगर कोई भी आपको लग रहा है लंग्स फेल्योर है या फिर हार्ट फेल्योर है, आप तुरंत उसको वेंटिलेशन पे लोगे। आईवी हाइड्रो, मतलब एक इमरजेंसी कंडीशंस है, सारे आपको इमरजेंसी वाले मेजर्स लेने पड़ते हैं। हाइड्रोकॉर्ड का इंजेक्शन लगाओगे, एम्नियोफाइलिन दोगे, जो हम इमरजेंसी मेडिसिन में सीखते हैं वो सारी आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम क्रिटिकल, एकदम एक्सेसिव वाला ये कॉम्प्लिकेशन है। जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोगुलेशन फैक्टर्स में कोई डिफेक्ट आ गया तो आप वहां पर उसको वो फैक्टर चढ़ा सकते हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा सकते हो, प्लेटलेट चढ़ा सकते हो, जो भी आपको वहां पर करेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। आपने उसका ब्लड प्रोफाइल करने भेज दिया और आपको तुरंत रिपोर्ट आ गई कि भाई इसकी इन चीजों में गड़बड़ी है, आप उसको वो चीज चढ़ा दो, ठीक है। चाहे जो फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर प्लाज्मा में कमी हो, मतलब उसके प्लेटलेट गिर रही हो, तो आप उसको वो चीज चढ़ा दो, ठीक है, वो आप करेक्ट कर सकते हो। पोस्टपार्टम कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम कोलैप्स इन्होंने दे दिया, एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है कि पोस्टपार्टम में कोलैप्स क्यों क्यों कर सकते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक रिलेटेड क्या है भाई, वहां पे रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एक्लेम्शिया है, सेप्टिक शॉक है। मेडिकल कॉज क्या है भाई, कार्डियक फेलियर है, एमआई है, आयोटिक डिसेक्शन है, मतलब ये सब पढ़ने वाला टॉपिक है, नथिंग एल्स। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया अपना जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द परप्यूरियम है और ऑल्सो द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। 2 बड़े चैप्टर हमने कंप्लीट करे हैं विद इन दिस वीक। तो इसमें छोटे छोटे से टॉपिक और मिल सकते हैं आपको, मतलब जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी, बेबी ब्लूज, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बस इनकी डेफिनेशन है, तो तुम लोग अपना बुक से देख लेना, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें पढ़ाने वाला। तो बाकी सब कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सबको क्लियर है अब, बड़े बड़े टॉपिक सब कवर हो गए कॉम्प्लिकेशंस में। कल को मैं स्टार्ट कर दूंगी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा टॉपिक है और कॉमन प्रॉब्लम है, लोग लेके आते हैं आपके पास, आएगा पेशेंट, बहुत कॉमनली आते हैं पेशेंट, तो हम इसको देखेंगे अब, ठीक है। सब रेडी हैं? यस, किसी को गायनी चाहिए कल से, गायनी भी पढ़ा सकती हूँ। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी स्टार्ट करें कल यस से? मैम। यस मैम। फिर मिलते हैं। मैं अभी इस क्लास के बाद तुम लोगों के पार्टनर्स के नाम डाल दूंगी, अपना आपस में कनेक्ट करो। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि
पार्टनर अवेलेबल नहीं है, मतलब आपकी क्लास नहीं कर रहा, तो आप उसे एनकरेज करो कि भाई क्लास करनी है, ठीक है। आपका एज अ पार्टनर रोल यही है कि आप उसे एनकरेज करो कि क्लास करनी है, ताकि आप डिस्कस कर सको। अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप उससे बोलो कि आप रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग आपस में कॉल लो। आप एक दूसरे के पार्टनर में इसीलिए बना रही हूँ कि आप एक दूसरे को पुश करो इन योर जर्नी। आप अपने आप तो आगे जा ही रहे हो, लेकिन अपने पार्टनर को भी आगे लेके जाओ। इससे क्या होता है ना, देखो अगर हम अच्छा करते हैं ना तो हमारी लाइफ में भी अच्छा होता है। आप किसी को हेल्प करोगे इन देयर जर्नी तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ट्राई करो कि अपने पार्टनर को भी आप अपने साथ लेके चलो, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आप लोगों को पार्टनर्स अलॉट कर दूंगी। आप लोग एक 10 मिनट्स की एक्टिविटी जरूर करो आफ्टर द क्लास। इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मतलब इन दिस सब्जेक्ट तो चेंज होने वाली है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, और मैं ट्राई करूंगी इस हफ्ते, और तुम लोगों के जो करेक्शंस हैं वो हो जाएंगे इन द MCQs। वहां पे आप लोग दोबारा से रिजल्ट शेयर करो। मैं देखती हूँ, मैं मतलब मुझे भी एक्साइटमेंट है हु इज गोइंग टू बी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो देखते हैं कौन इस बार बाजी मारता है। और उसके साथ साथ इस हफ्ते मैं सोच रही हूँ एक रिटन टेस्ट रखते हैं, आई थिंक इन द संडे, ठीक है। जिसमें हम रिटन टेस्ट में जो अब तक के चैप्टर्स कवर करे हैं वो सारे चैप्टर्स में रखूंगी। कल मैं चैप्टर्स के नाम भी तुम लोगों को शेयर कर दूंगी कि ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो संडे में मैं एक टेस्ट प्लान कर रही हूँ। इस संडे हम एक रिटन टेस्ट लेंगे, मतलब आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो उसके आंसर्स लिखने होंगे। मैं नंबर्स भी अलॉट करूंगी, कुछ शॉर्ट्स होंगे कुछ लॉन्ग फॉर्म होंगे, ठीक है। आर यू ऑल रेडी फॉर द टेस्ट फॉर दिस वीक? यस मैम। Yes, ma'am. कल को मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। आज करेक्शन करवाती हूँ MCQs में, ठीक है। बाय, मैम टेक केयर। मैम PDF शेयर कर देना इसकी और रीडिंग वाले चैप्टर की, दोनों की अभी। ठीक है, अभी मैं शेयर करती हूँ, और अगले चैप्टर की भी मैं अभी PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। लीडिंग इन प्रेगनेंसी की भी शेयर कर दूंगी, ठीक है डियर। बाय, टेक केयर।